और इसके बाद सामने आया ताज कॉरिडोर स्कैम, जिसके बाद मायावती की सरकार चली गई और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर जाती है। जब बीएसपी के विधायक उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे, लगभग 5 विधायकों को इसमें से पीट कर और जबरदस्ती गाड़ी में डालकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मायावती जी के अनटोल्ड स्टोरी और उनके कुछ अनसुने किस्से, जिसमें उनकी काफी सारी अनसुनी बातें भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक रहना, कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना, क्योंकि ये मायावती की कहानी है। मायावती जी का जन्म होता है 15 जनवरी 1956 एक दिल्ली के लेडी होल्डिंग हॉस्पिटल में। उनके पिताजी एक साधारण से डाकखाने में क्लर्क थे, जिनकी उन दोनों पोस्टिंग दिल्ली में थी। तो जिस दिन मायावती जी का जन्म होता है उसी दिन उनके पिताजी को अपनी पोस्ट से प्रमोशन मिल जाता है। तो इस वजह से मायावती तो शुरुआत से ही लकी साबित होती है उनके घर के लिए। और मायावती जी अपने बायोग्राफी में बताती हैं कि उनके पिताजी से बनती नहीं थी, क्योंकि उनके पिताजी समझते थे कि सिर्फ मेरे बेटे ही लायक हैं जो मेरे घर को और मेरे परिवार को बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और कहा जाता है कि मायावती जी अपने पिताजी से इतना ज्यादा अम्बेशिंग हो गई थी कि वो दिखाना चाहती थी मैं काबिल हूँ। मायावती जी दिल्ली में रहती थी, जिसके चलते वो 14 अप्रैल को हमेशा ही बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में हिस्सा लेने जाया करती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो इज्जत मिली थी उससे मायावती जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अगर वो भी अम्बेडकर की तरह सामाजिक अन्यायों से लड़ती हैं तो क्या लोग उन्हें भी सम्मान देंगे। लेकिन उनके पिता ने कहा कि अगर आपको इतना सम्मान प्राप्त करना है तो उनको पढ़ लिख कर IAS का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद सब उनकी वही इज्जत करेंगे। अब उनकी ये बात मायावती जी के दिमाग में बैठ गई और वो सीधा IAS बनने की मिशन बना लेती हैं। और स्कूलिंग के बाद वो लॉ की स्टडी करने लगी, जिसके साथ साथ वो एक स्कूल में भी पढ़ाने लगी थी दिल्ली के अंदर। और इन सब के साथ साथ उनकी IAS की तैयारी भी जारी थी। और उन दिनों भी मायावती अपने दलितों के मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहती थी। और मायावती अपने भाषणों में कई बार महात्मा गांधी को मनुवादी भी कहा करती थी। उनका मानना था कि अम्बेडकर जी की सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की मांग को ठुकराकर उन्होंने दलितों के साथ और ऐसी कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। और मायावती जी को महात्मा गांधी के दिए जाने वाले हरिजन नाम को देने पर भी मायावती को काफी ज्यादा आपत्ति थी। और फिर आती है तारीख सितंबर 1977, जब दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक जाति व्यवस्था के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस में रायबरेली के खिलाफ इंदिरा गांधी को हराने वाले राज नारायण ने अछूतों को हरिजन कहकर बुलाया। तब मायावती जी काफी नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि ये शब्द बोलकर राज नारायण ने दलितों का अपमान किया है। और उसी के बाद राज नारायण मुर्दाबाद और जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। और इसी भाषण के बाद मायावती को अलग ही पहचान मिलने लगी और उनके लिए बहुत सारी शाबाशियां आ रही थी, जिनमें से शाबाशी देने वालों में से 2 नाम ऐसे भी थे जो आगे चलकर मायावती जी को इस देश के सबसे बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि काशीराम थे। जो लोग काशीराम को नहीं जानते उनके मैं बता दूं, काशीराम जी एक बहुत बड़े दलित नेता थे जो पंजाब से उठकर पूरे उत्तर प्रदेश तक आए थे और काफी देश भर में फेमस हुए थे, जिन्होंने बीएसपी पार्टी की भी स्थापना की थी। फिर एक दिन मायावती जी जब अपने घर आराम कर रही थी, रात को 9 बजे के करीब उनके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। कोई और नहीं, काशीराम खुद आए हुए थे। ये मायावती की काशीराम से पहली मुलाकात थी। काशीराम उनको मिलने आए कि अपनी पार्टी में अपने साथ में ले जाने के लिए, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि नहीं, उन्हें एक IAS ऑफिसर बनना है। और वहाँ पर काशीराम जी बोलते हैं कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। कलेक्टर और दूसरे अधिकारी केवल सरकार में बैठे हुए नेताओं के सिर्फ आदेश मानते हैं। काशीराम कहते हैं कि हालिया सालों में दलित समुदाय से काफी कलेक्टर और अधिकारी बने, लेकिन उन सबको सही दिशा दिखाने वाले राजनेता नहीं बने। और फिर काशीराम मायावती जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी नेता बना दूंगा कि कई कलेक्टर आपके लिए फाइल लेकर आपके आदेश का पालन करेंगे और इसी तरह आप सही मायनों में दलितों की सेवा कर पाएंगी।
काशीराम और मायावती की 1 घंटे तक बातचीत होती है और इस 1 घंटे में काशीराम की बातों ने मायावती जी की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी थी और यही 1 घंटा मायावती जी के करियर और जिंदगी में एक निर्णायक 1 घंटा साबित होता है। उसी के बाद मायावती जी ने काशीराम को अपना राजनीतिक गुरु बना लिया, क्योंकि काशीराम एक ऐसा दलित नेता ढूंढ रहे थे जो उत्तर प्रदेश का हो और उत्तर प्रदेश के लिए एक अलग पहचान रखे, और उनको पूरा भरोसा था कि मायावती जी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्योंकि वो चमहर जाति से भी आती थी, वो दलित की आवाज भी उठाना जानती थी और वो पढ़ी लिखी भी थी। और उनको मानना यह भी था अगर उत्तर प्रदेश को जीत लिया तो देश को जीतने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चाबी की दृष्टि से देखा, क्योंकि काशीराम खुद पंजाब के थे, इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश में बाहरी नेता के तौर पर देखा जाता था। धीरे धीरे मायावती जी ने अपने इस IAS बनने के सपने को पीछे छोड़ दिया और काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौर पर मायावती जी के पिता को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। इससे मायावती के पिता ने कहा कि या तो वो काशीराम से मिलना छोड़ दें और ये राजनीति छोड़ दें, अपने IAS बनने के सपने पर फिर से लौट आए, या फिर उनका घर छोड़ दें। फिर क्या था, मायावती जी ने जो टीचिंग से पैसा कमाया था उसको लेकर और अपने एक छोटे भाई को लेकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद काशीराम ने BAMC के ऑफिस के पास अपना एक कमरा उन्हें दे दिया और वो अपने भाई के साथ वहीं रहने लगी। मार्च 1994 में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान देकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा, गांधी ने दलितों को हरिजन यानी भगवान के बच्चे बताया। मैं पूछती हूँ, दलित भगवान के बच्चे हैं तो बाकी क्या शैतान के बच्चे हैं? अगर गांधी को ये शब्द इतना ही अच्छा लगता था तो वो खुद को हरिजन क्यों नहीं बुलाते थे? अब हम जानेंगे उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आती है वो है गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड कुछ ऐसा रहा कि जिसकी गूंज लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में गूंजती रही। दरअसल 2 जून 1995 में लखनऊ के सरकारी गेस्ट हाउस में जब मायावती जी BSP के विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, तब लगभग शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता जाति सूचक नारे लगाने लगे और मायावती के परिवार वालों को धमकियां दे रहे थे। ये सब देखकर BSP के विधायकों ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन भीड़ बिल्कुल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। BSP के विधायकों के साथ मार पिटाई तक शुरू हो जाती है। लगभग 5 विधायकों को इसमें से पीट कर और जबरदस्ती गाड़ी में डालकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया जाता है, जहां उन्हें मुलायम सिंह यादव को समर्थन देने के पद पर उनमें से कुछ विधायकों ने डर की वजह से जबरदस्ती हस्ताक्षर कर भी दिए थे। मायावती गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1-2 में ठहरी हुई थी, जबकि वहां के कार्यकर्ताओं से मायावती को जान से मारने की धमकी और उन्हें पीटने की भी कोशिश की गई। और जब BSP के विधायक उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे, तब BJP के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी उन्हें बचाकर ले गए। RSS के स्वयंसेवक रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी पास ही की बिल्डिंग में ठहरे हुए थे। इस घटना के बाद मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को अपना भाई मानने लगी थी, लेकिन अगले दिन DM राजेश खेड़ जब गेस्ट हाउस पर पहुंचते हैं, तब जाकर भीड़ कहीं नियंत्रण में आती है। उस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से उनका मुख्यमंत्री कार्यालय से ट्रांसफर भी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। इसी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी मुलायम सिंह अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाते हैं। 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार बताया था। और वैसे सच कहें तो ये एक चमत्कार जैसा ही था। एक दलित समुदाय से आने वाली महिला, ना तो कोई प्रशासनिक अनुभव था और ना ही कोई राजनीतिक विरासत, और वो अचानक से देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है। क्योंकि मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी थी वो जनता पार्टी की मदद से बनी थी। जनता पार्टी मतलब आज की भारतीय जनता पार्टी, उसकी मदद से ही बनती है। लेकिन अब आती है यहाँ पर दूसरी कंट्रोवर्सी, जो मायावती ने इसी जनता पार्टी को धोखा देकर, जब तमिलनाडु की AIMDMK पार्टी ने जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लिया, तब BJP पर सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा था। BJP ने कई अन्य पार्टियों को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश भी की, लेकिन अंत में सब फिर इस बात पर आ गया BSP के 5 सांसद किसको वोट करेंगे। 17 अप्रैल 1999 को मायावती ने कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस करते हुए बताया BSP
वोटिंग से गायब रही। और उसी दिन मायावती जी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि वो चिंता ना करें, सरकार को बीएसपी बचा लेगी। लेकिन अगले दिन जब वोटिंग होती है तो बीएसपी के सारे सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट कर दिया और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर जाती है। इसके दो कारण माने गए थे। पहला, काशीराम बीजेपी की सरकार गिराने पर अड़े थे, इसकी वजह से मजबूरन मायावती जी को ये कदम उठाना पड़ा। और बीजेपी को झूठा भरोसा देना उनकी रणनीति का हिस्सा था, वरना वो बीएसपी को ही तोड़ लेते। वापस से हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। 2003 में मुलायम सिंह ने ये आरोप लगाया कि मायावती ने अपने सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से रिश्वत के तौर पर पैसे मांगे हैं। अपने जन्मदिन पर करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए हैं अपने पास। इसके लिए मुलायम सिंह ने सीबीआई की जांच भी मांगी। इसी के चलते राज्यपाल को मुलायम सिंह यादव ने एक टेप भी जारी किया, जिस टेप में मायावती जी सांसदों और विधायकों से बीएसपी पार्टी फंड में पैसे मांगने के लिए कह रही थी। दूसरी तरफ मायावती ने इन सारे आरोपों को झूठा बताया और मुलायम सिंह यादव पर उल्टा आरोप लगा दिया कि उन्होंने राजकोष में से पैसे लेकर अपने पिताजी के नाम पर स्कूल्स बनवाए हैं और उन सब पर सीबीआई जांच भी बैठलवा दी। और इसके बाद सामने आया ताज कॉरिडोर स्कैम, जिसके बाद मायावती की सरकार चली गई। जून 2003 की एक खबर में छपा के मायावती की सरकार ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे एक इनलीगल कॉरिडोर बना रही है, जिसमें 37 करोड़ रुपए से ज्यादा लगने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई से जांच करने के लिए कहा और 2 महीने में इसकी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा। मायावती ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वो ऑफेंसिव मोड पर आ गई। और दूसरी तरफ सीबीआई ने इस मामले पर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। 24 अगस्त को मायावती के करीबी निजामुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की गई। मायावती पर शिकंजा कसता जा रहा था। इसके चलते मायावती अटैक मोड में आ गई और खुद ही अपनी सरकार गिरा डाली, राज्यपाल को इस्तीफा देकर, और राज्यसभा को भंग करके दोबारा से इलेक्शन कराने की मांग कर डाली। लेकिन फिर भी सीबीआई की जांच चलती रही और लखनऊ में सीबीआई ने 2 बार उनके घर पर छापेमारी की और मायावती से पूछताछ जारी रखी। और सीबीआई ने उनकी सारे परिवारों पर इतना पैसा कहां से आया उसकी जांच के आदेश भी कर दिए। मायावती इस मामले में अपने गुरु काशीराम की भी मदद नहीं ले सकती थी, क्योंकि वो इस समय काफी बीमार चल रहे हैं। इसके चलते मायावती राजनीतिक तौर पर भी काफी पीछे हो चुकी थी। उनको भी खोने का एक डर सा लग गया था, क्योंकि काशीराम की तबीयत काफी खराब थी। अक्टूबर में फिर से सीबीआई ने जब मायावती के घर पर छापा मारा तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर ही निशाना साध दिया। वाजपेयी की दत्तक पुत्री और दामाद ने इनलीगली बहुत पैसा कमाया है। प्रधानमंत्री सीबीआई से पहले उनकी जांच करवाने को कहें। इसके अलावा और भी काफी कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी हुई है। आगे कंट्रोवर्सी बताने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल ये भी छपा था कि उन्होंने एक बार प्राइवेट प्लेन भेज दिया था मुंबई अपनी पसंदीदा चप्पल लाने के लिए। और उसके अलावा मायावती जी को लगता था कि उनकी जान को खतरा है, तो उसके लिए उन्होंने अपने लिए 9 कुक और 2 खाने चेक करने के लिए भी रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने ये सारे दावों को गलत बताते हुए कहा था कि ये लोग पागल हो गए हैं और इन सब का आगरा पागल खाने में इलाज करवाने के लिए वो तैयार हैं। फिर एक घोटाला और सामने आता है। एनएचआरएम के खजाने से 8,500 करोड़ का घोटाला सामने आता है। प्रतिष्ठित तौर पर मायावती का इस मामले से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उनकी लिहाजा पूरी जिम्मेदारी बनती है। इसमें आनंद मिश्रा और बाबूराम कुशवाहा जैसे बड़े नेताओं का नाम आता है, जिनको मायावती को अपनी पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। ये सारी खबरें टीवी पर मायावती के खिलाफ इतनी ज्यादा चल रही थी कि मीडिया ने मायावती की सरकार को सबसे खराब सरकार बता दी। और एक मामला और भी था जहां पर एनआर श्रीवास्तव डिप्टी इंस्पेक्टर, जिनका 6 दिन में 5 बार ट्रांसफर करवा दिया गया था, इसी वजह से उनको ट्रांसफर रानी भी कहा जाता था। बीएसपी के पुराने नेताओं ने बीएसपी से निकलने के बाद उन पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मायावती ने बीएसपी पार्टी को एक दुकान बना दिया है जिसमें वो टिकटें पैसों लेकर बेचती हैं और बीएसपी पार्टी को एक अपने बिजनेस तौर पर रखा हुआ। अब ये सारी रिपोर्ट्स मैंने उनकी बायोग्राफी से ली हुई है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी ये सारी बातें पढ़ सकते हैं। और ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैंने जहाँ से ली है उस आर्टिकल्स की भी सारी लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में याद दिलवा दूँ, इस चैनल को